किया था। हर बूथ पर वो हेलीकॉप्टर से पहुंच जाते थे, मोटरसाइकिल से पहुंच जाते थे, अपने साथ जवानों की टुकड़ी रखते थे और उनको फौरन अलर्ट करते थे। सारी गुंडागर्दी बंद कर दी थी लालू यादव की। पूरी गुंडागर्दी को उन्होंने शांत कर दिया था और तब जाकर के फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। तब जाकर के नीतीश बाबू और भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी थी। तो उसमें भूमिका इलेक्शन कमीशन की थी। उस वक्त तो कोई नहीं कह रहा था। आज ज्ञानेश बाबू को कहा जा रहा है कि पद्म भूषण दिया जाना चाहिए। कह कौन रहे हैं? तो श्रीमान कपिल सिब्बल कह रहे हैं। कपिल सिब्बल अलग राग आलाप रहे हैं, राहुल गांधी अलग राग आलाप रहे हैं। राहुल गांधी का एक वीडियो उन्होंने अभी पोस्ट किया है, सुन लीजिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। ममता बनर्जी जी पर हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पोलराइजेशन अगर नहीं किया, साफ सुथरी सरकार चलाई होती। अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। कोई एक नहीं था। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि ममता जी ने साफ सुथरी सरकार नहीं चलाई। मतलब राहुल गांधी भी ये बात मानते हैं, क्योंकि राहुल गांधी इसके पहले लड़ रहे थे वहां पे। राहुल गांधी ये बात मानते हैं कि कम्युनिस्ट की जो सरकार थी 27 वर्षों तक पश्चिम बंगाल में, गुंडागर्दी के बल पर बनी हुई थी, टिकी हुई थी, सिंडिकेट चला रही थी उस सरकार को। और वो टोटल सिंडिकेट माइग्रेट कर गया ममता बनर्जी के साथ। अब राहुल गांधी इस बात को जानते हैं। राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार पर एक शब्द नहीं बोल रहे, एक शब्द नहीं। पश्चिम बंगाल में ज्ञानेश कुमार के ऊपर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एक शब्द उन्होंने अभी तक नहीं कहा है। उनका जो लेटेस्ट वीडियो है, वो वीडियो सिर्फ इतना ही है कि ममता बनर्जी अगर साफ सुथरी सरकार चलाई होती तो ये स्थिति नहीं होती, और ये पोलराइजेशन अगर नहीं कर रही होती। उन्होंने पोलराइजेशन कर दिया है, वोटर्स के बीच में पोलराइजेशन किया है। अब पोलराइजेशन का दर्द इनको सबसे ज्यादा है। इनको मालूम है कि ये जो पोलराइजेशन करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं पूरे देश में, वो पोलराइजेशन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के फेवर में नहीं हो रही है, वो पोलराइजेशन ममता जी के फेवर में हो रही है। और ममता जी को काउंटर करने के लिए हुमायूं कबीर खड़े हो रहे हैं। उनको काउंटर करने के लिए AIMIM के ओवैसी साहब खड़े हो रहे हैं। अब ये सब इनको परेशान करता है। जो बाकी बचता है वो चला जाता है ममता जी के साथ। लेफ्ट अब खत्म हो चुकी है, अब तो संगठन भी नहीं है, कुछ नहीं है लेफ्ट का। कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी की यही हालत है। दुर्गति देखिए, 27 वर्षों तक लेफ्ट की सरकार रही और जब गई तो नेस्त नाबूद हो गई, खत्म हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि आपने सत्ता के बल पर, पैसे के बल पर गुंडों को पाला, कार्यकर्ताओं को खत्म कर दिया, संगठन को खत्म कर दिया, और गुंडे सिर्फ पैसे से चलते थे। जब सरकार गई तो गुंडे शिफ्ट कर गए। वही हालत होगी ममता बनर्जी की। अगर इस बार वो सत्ता से गई, दोबारा कभी लौट नहीं पाएंगी। हालांकि लेफ्ट के मुकाबले टीएमसी का संगठन थोड़ा बहुत मजबूत है, लेकिन फिर उस संगठन पर उन्हीं गुंडों का कब्जा है। तो ये गुंडा जब हटे, जब ममता बनर्जी सत्ता से बाहर जाएंगी, तो फिर ये गुंडा भी दरवाजा खोजेगा। और कोई शक नहीं है कि वो सारे गुंडे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो जाए। यही ट्रेंड रहा है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, देखते होंगे खासतौर से उत्तर प्रदेश में, बिहार वगैरह में भी चलता है और साउथ इंडिया में भी चलता है। नई नई जब लोग गाड़ी निकालते हैं शोरूम से, तो उस वक्त देखते होंगे कि मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार है तो समाजवादी पार्टी का स्टिकर लग जाता है, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का स्टिकर लग गया, बहुजन पार्टी की सरकार है तो बहुजन पार्टी का स्टिकर लग गया। वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। वो गाड़ियों पर इन पार्टियों के स्टिकर इसलिए लगाते हैं, अगर वो पार्टी सत्ता में है उस राज्य विशेष में, तो पुलिस उनको परेशान ना करे, किसी नाके पर उनको कोई रोक ना ले, अननेसेसरी उसकी जांच पड़ताल ना हो जाए, टोल पर वो फ्री में चले जाएं,
इस तरह के वो तिकड़म करते हैं। तो वही होगा, जैसे ही सत्ता बदलेगी, ये जो गुंडों का सिंडिकेट है वो एन मास ट्रांसफर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी में। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती होगी कि कौन गुंडे आएंगे और उसको स्क्रूटनी करके लें, मतलब किस गुंडे को लें, किसको छोड़ें, ये तय करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अगर पार्टी संगठन पर गुंडों का कब्जा हो जाएगा तो एक बार अगर सत्ता गई तो फिर दोबारा नहीं आएगी। ये लेफ्ट की पार्टी से सीखनी चाहिए थी ममता बनर्जी को। इसीलिए ये अकुलाहट है, ये गुंडों वाली जो बात हो रही है, इसीलिए अकुलाहट है। तो सीआरपीएफ की बड़ी संख्या, इलेक्शन कमीशन का हथौड़ा, एसआईआर का पूरा ठीक तरीके से कार्यान्वयन होना, कुछ गड़बड़ियां जरूर हुई होंगी, उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और अगर त्रुटि है तो उसको ठीक किया जाना चाहिए। ये भी गलत बात है कि आप किसी गलत बात को नैरेटिव चला करके ठीक ना करें, उसको भी दुरुस्त कीजिए। लेकिन मोटे तौर पर जो कुछ भी चल रहा था अब तक वो नहीं चलेगा, और इसीलिए ये अकुलाहट है। तो राहुल गांधी ने तो हार मान ली है। राहुल गांधी ने तो कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक प्रकार का ये उनका स्वीकार करना है, स्वीकारोक्ति है कि बंगाल में ममता बनर्जी लूज कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। उन्होंने साफ कह दिया, अगर पोलराइजेशन ममता जी ने और साफ सुथरी सरकार चलाई होती तो यह स्थिति नहीं होती। मतलब क्या बंगाल में परिवर्तन का वेव चल रहा है? वेव चल गया, और ये जो मैक्सिमम टर्नआउट है, क्या ये परिवर्तन का टर्नआउट है? ये सब 4 मई को पता चल जाएगा। लेकिन एक बात तो मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस दमखम के साथ बंगाल में इस बार एंट्री की है, उसके रिजल्ट कुछ चौंकाने वाले हो सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जिस तरह से राहुल गांधी की स्वीकारोक्ति हुई है इस वीडियो से, उससे तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड है और ममता पिछड़ रही हैं। अब ममता को सेकंड पेज में देखना है कि ममता कितनी ताकत लगाती हैं अपने को रिटेन करने के लिए सत्ता में, या दोबारा सत्ता में लौट पाती हैं कि नहीं पाती हैं। लेकिन पहले फेज से तो स्पष्ट हो गया, साम दाम दंड भेद सब पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरती दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।